हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आज के लेक्चर में हम लोग पार्लियामेंट की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं आगे और बात करेंगे हम लोग, क्योंकि पार्लियामेंट के बारे में बात हो रही तो इसलिए मैं नाम लेना चाहूँगा यूनियन बजट का। बजट ऐसा नहीं है, कई लोग ये सोचते हैं, कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि राज्य के लेवल पर शायद से बजट नहीं आता। ऐसा नहीं है। जो बजट है वो यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट भी प्रिपेयर करती है एंड स्टेट गवर्नमेंट्स भी प्रिपेयर करती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यूनियन बजट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि बजट इन पार्लियामेंट। अब ये जो लाइन है ना अर्पित, इसमें ही खोट है अपने आप में। वो क्या खोट है कि मयूर, बजट वर्ड तो यूज़ होता ही नहीं है, पहली बात है कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, है ना। वर्ड यूज़ होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी उन सब मुद्दों पे चर्चा करते हैं, लेकिन मेरी एक बात को आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ लेना। क्या? एक मिनट के लिए मैं लक्ष्मीकांत को रोक रहा हूँ और मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको। देखो, इस टॉपिक को अगर आप यहाँ से पढ़ोगे ना, बजट इन पार्लियामेंट, हल्की फुल्की राजनीतिक प्रक्रिया यहाँ पर गिवन है, बहुत हल्की फुल्की। इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ के आपका सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% फायदा होगा बस। आप बजट इन पार्लियामेंट टॉपिक मेरे साथ कर लो, आपकी स्थिति एग्ज़ाम में क्वेश्चन को करने की सिर्फ 2 से 3% की होगी। क्यों? सबसे पहली बात तो ये है कि बजट इन पार्लियामेंट का टॉपिक जो है कभी भी ना वो पॉलिटी के क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में आएगा ही नहीं। आपको लगेगा क्योंकि वहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर कोई स्टेटमेंट बस पार्लियामेंट आ गई तो आप उसको पॉलिटी का क्वेश्चन बना दोगे दिमाग के अंदर। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब भी ये टॉपिक श्रेया पढ़ना है, आज ही मैं ये लेक्चर रिलीज़ कर दूंगा मैं, ठीक है। आपको करना क्या है, आप सबको सीबी सचदेवा से हमने यूनियन बजट जो है, पूरा बजट का जो टॉपिक है वो देखा था, एज वेल एज बजट कहाँ से निकलता है वो हमने नितिन सिंघानिया से भी देखा था। आपको यहाँ से ये चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करने हैं, जहाँ पर हमने बजट को इकोनॉमिक टर्म्स में पढ़ा था, इकोनॉमिक टर्म्स में सीखा था। मयूर, एक डेडिकेटेड चैप्टर करा था ना हमने, बहुत सारे लेक्चर्स लगा के बजट के ऊपर, क्या होता है क्या नहीं होता, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो ये जो बजट है ये आपको सबसे पहले इकोनॉमी के एंगल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, पॉलिटी का एंगल ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? अगर 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ एक लाइन उसकी पॉलिटिकल एंगल की होगी, बाकी 3 लाइनें उसकी कोर इकोनॉमिकल एंगल की होगी। मैं कोर इकोनॉमिकल एंगल क्यों कह रहा हूँ? यहाँ पर बड़ी सारी जो इकोनॉमिक टर्म्स है ना, तो यहाँ पर राइटर श्रेया रिस्ट्रिक्टेड है अपनी नॉलेज में, नहीं पुट करा होगा उसने जो भी है, क्योंकि ये पॉलिटी की बुक है और पेपर में टर्म्स आएंगे इकोनॉमिक टर्म्स। अब आप कंफ्यूज हो गए कि शायद से मेरी लक्ष्मीकांत इनफ नहीं थी। लक्ष्मीकांत इनफ थी, पर्सन को हो सकता है कि इकोनॉमी की नॉलेज अच्छी नहीं थी स्टैटिक पोर्शन की। तो इस टॉपिक को कभी भी अकेले में मत पढ़ना। दिस शुड ऑलवेज बी रेड इन एसोसिएशन विद इकोनॉमी स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन आपका सीबी सचदेवा और नितिन सिंघानिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो संविधान है ना, वो बजट को कभी बजट बोलता ही नहीं है मयूर, वो हमेशा बजट के लिए एक टर्म देता है, क्योंकि हर साल श्रेया बजट पेश होता है तो नाम होता है उसका एनुअल, क्योंकि इसमें देश में पिछले साल कहाँ का पैसा आया, कहाँ का खर्ची हुई, अगले साल या कमिंग ईयर जो है कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है और कहाँ कहाँ खर्च होने वाला है, इसका जो प्रोजेक्टेड अनुमान है। अब क्योंकि ये सब कुछ पैसों से लेन देन का मामला है, इसलिए फाइनेंशियल, एंड इसके लिए सरकार अलग अलग योजना या फिर चिट्ठों के ऊपर, कागज़ों के ऊपर पेश करती है कि इतना पैसा इस स्कीम को, इस डिपार्टमेंट को, इस मिनिस्ट्री को दिया जाएगा। तो वो सरकार की होती है स्टेटमेंट, सरकार का चिट्ठा, पैसों से रिलेटेड, जो कि हर साल रिलीज होता है। इसलिए इसको बोलते हैं एनुअल, हर साल, फाइनेंशियल, पैसों से रिलेटेड स्टेटमेंट, सरकार का चिट्ठा। इसकी इंटरप्रिटेशन में तो कोई दिक्कत नहीं श्रेया, मयूर, अर्पित, कुणाल, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें, बजट टर्म अपने आप में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है ही नहीं। मैंने इन लोगों को श्रेया, नितिन सिंघानिया और सीबी सचदेवा के लेक्चर में ये चीज़ क्लियर करी थी
कभी भी बजट लिखो ना, फर्स्ट टाइम आप आंसर लिख रहे हो मान लो, अब मेरा कहने का मतलब ये है, मेंस में कोई ऐसा क्वेश्चन आया या किसी टेस्ट सीरीज के अंदर, उस क्वेश्चन को जस्ट आपने एड्रेस करना शुरू करा है एंड आप लिखना चाह रहे हो बजट, तो एक बार के लिए बजट जब लिखा ना, फर्स्ट टाइम जब बजट लिखा, पहला आंसर जब लिखा और उसमें बजट टर्म का यूज करा आपने, तो उसके अंदर ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख दो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन, उस आंसर के अंदर जितने बार बजट वर्ड को यूज करना है तो बजट वर्ड यूज करते जाओ, बार बार मयूर यूज मत करना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता श्रेया, सेकंड बाय सेकंड हमें बचाने होते हैं, है ना। वहां पर तो पेन ऐसा चलना चाहिए कि आग निकलनी चाहिए। जैसे कहते हैं एक बात बताता हूँ अर्पित, इलॉन मस्क के बारे में कहा जाता है कि अगर उसकी जेब से कभी $100 गिर जाए ना, तो उसका उठाना, उसको ना झुककर वो बेकार है, बिकॉज उसको पिक करने में ही इज लूजिंग मनी, इतना उसका टाइम प्रीशियस है। ठीक है, मयूर रिलेट कर गया होगा इससे, मयूर कह रहा मैं भी कब थोड़ी ना उससे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यूपीएससी में ये कहा जाता है श्रेया, मेंस के एग्जामिनेशन में, अगर एक पेन अगर आपका गिर गया है ना लिखते लिखते, वेस्ट मत करो टाइम, नहीं आपको उठाने का टाइम है, उसको दूसरा पेन जो बगल में सामने पड़ा हुआ उसको लिखकर खोलकर ढक्कन खोलकर लिखना स्टार्ट करो। वक्त की बहुत कदर है इन दोनों सर्कमस्टांसेस के अंदर जो मैंने आपको बताई। ठीक है, तो जब आपको इंटरव्यू रूम में बोलना है ना, तो आप बोलना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां उल्टा कर देना और बोलना सर कॉमनली एंड अनऑफिशियली विच इज ऑफन कॉल्ड एज बजट, क्योंकि जो टर्म श्रेया संविधान में डिफाइन ही नहीं है, हम उसको बोलकर जस्ट बिकॉज हमारी किताबों के अंदर वो दे रखा था और एक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर हम लोग जा रहे हैं, तो हम बेवकूफ़ लगेंगे ना ये चीज़ जानते हो कि इंटरव्यू तक पहुंच गए और अभी तक हमें यही नहीं पता कि हमें बोलना क्या मुझसे, विच इज़ द राइट टर्म, है ना। जस्ट बिकॉज लक्ष्मीकांत की किताब में लिख रखा है ये, तो श्रेयस का मतलब ये तो नहीं है ठीक हो जाएगा। जब वो खुद ही कह रहा है कि इट इज़ नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बात जब होती ही आर्टिकल 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है, तो हमें यही टर्म यूज़ करना चाहिए। ओके, याद रखना इसको। मेंस के आंसर राइटिंग में क्या करोगे अर्पित, पहले बजट लिखोगे, ब्रैकेट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इंटरव्यू में क्या बोलोगे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले टर्म डिफाइन करोगे और बाद में बोलोगे कॉमनली नोन एज बजट, ठीक है। दूसरी बार अगर कभी बोलने को पड़ जाए, फिर से बजट शब्द निकालना पड़े अगर श्रेया इंटरव्यू रूम में बैठ के अपने मुंह से, ठीक है, कि एक बार आप बोल चुके हो और फिर से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलना पड़े, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही स्टिक रहना, बार बार मत बोलना ऑल्सो नोन एज बजट। अगर वो इंटरव्यूअर कंफर्टेबल फील करवाए, यस श्रेया कौर जी यू कैन प्रोसीड विद द टर्म बजट, वी हैव नो प्रॉब्लम, वी हैव नो इश्यूज विद इट, तब आप यूज़ करना उसको। जो टर्म संविधान में गिवन नहीं है, जिस भी सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन के ही आंसर करना है इंटरव्यू रूम में, बस इतना समझ जाओ। जो संविधान में गिवन नहीं है हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो बजट एक स्टेटमेंट होती है, देख रहे हो, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो कि आने वाला है, शुरू होने वाला होता है ना, तो बजट तो स्टार्ट शुरू में ही, मतलब लॉन्च शुरू में ही हो जाता है, वहाँ से फिर फाइनेंशियली स्टार्ट होने वाला होता है। तो सरकार के पास आमदनी और जो खर्चे हैं उसका एक एस्टिमेशन होता है। देखो ना, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था अर्पित साल 2020 का भी, सरकार ने बड़े सारे अनुमान लगाए होंगे, श्रेया एस्टिमेशन लगाई होगी कि यहाँ से पैसा आएगा मयूर और वहाँ खर्ची होगी, लेकिन 1 फरवरी को बजट एंड मार्च 15, 18, 20 के अंदर कोविड की केसेस, राइट। तो जितना सोचा था वो पूरा नहीं हो पाया ना, इसलिए श्रेया को बोला जाता है एस्टिमेशन। आप बता सकते हो श्रेया कि एक साल या आने वाले महीनों के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइफ में क्या क्या नहीं होती हैं, देश में क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, बताओ, नहीं ना। इसलिए यहाँ पर टर्म एक एस्टिमेशन यूज़ करा जाता है। इस चीज़ के ऊपर क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आंसर राइटिंग करनी है ना मयूर, ये एस्टिमेटेड नहीं लिखोगे ना तो नंबर कट जाएंगे, बिकॉज सरकार या एनीवन कैनॉट बी श्योर अबाउट एनीथिंग। हमारे देश क्या, हाँ फोरकास्ट है ये बेसिकली, और कुछ नहीं है यार। देखो ना श्रेया, जैसे बारिशों के दिन चलते हैं हम लोग, सुबह कहीं पर भी निकलने से पहले, कैब वैब लेने से पहले, एयरपोर्ट की तरफ जाने से पहले डाल के देख नहीं लेते हैं, गुरुग्राम वेदर टुडे, दिल्ली वेदर टुडे,
तो वो दिखा रहा होता है कि हाँ यार बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, आंधी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि उसने बोला होता है कि ट्यूसडे को बारिश आएगी लेकिन नहीं आती है। कभी कभार वो दिखाता है कि पूरे वीक बारिश होगी, लेकिन अर्पित बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं होती है। तो हर एक चीज़ एक एस्टिमेशन, एक प्रोजेक्शन पे ही चलती है बस। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे देश में यूनियन बजट जो है वो हर साल कब इंट्रोड्यूस करा जाता है? फर्स्ट फेब। एंड कुणाल, बजट से एक दिन पहले क्या आता है? 31 जनवरी को श्रेया क्या आता है? इकोनॉमिक सर्वे। मेरी शादी का कार्ड आता है श्रेया। हर साल सरकार एक नई बीवी देती है मुझे, कह रही तो नहीं, अर्पित ज़रा बताना इसको इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है आसान भाषा के अंदर। मयूर बताओ इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, कुणाल को बताओ। मैं ये कह रहा था कि कुणाल को बताओ जरा इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, वो पूछ रहा है इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। नहीं, 31 जनवरी को आता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मैं बताता हूँ कुणाल, देखो क्या होता है। कोई बात नहीं अर्पित, वेल ट्राइड। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली ना ये बताता है हमारी इकोनॉमी ने ना कुणाल पिछले साल कैसा परफॉर्म करा, लास्ट ईयर हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो देश की कैसी रही, और आने वाले साल के अंदर सरकार ऐसी क्या क्या योजनाएं, प्रोग्राम, स्कीम और देश के अंदर अलग अलग ऐसे आर्थिक व्यवस्था को बूस्ट अप करने के लिए क्या क्या प्रावधान लेकर आने वाली है, जिससे इकोनॉमी को चार चांद लग जाएंगे, इकोनॉमी की चरम सीमा और बुलंद हो जाएगी। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कभी कभार कुणाल 2 बुकलेट के अंदर निकलता है, कभी कभार 1 बुकलेट के अंदर निकलता है, ठीक है। एंड इसको कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक सर्वे, मतलब देश की पूरी अर्थव्यवस्था का एक सर्वे जो कि प्रीवियस ईयर का डेटा देता है और एनालिसिस देता है कि कैसा परफॉर्म करा, क्या सरकार अपने अर्थव्यवस्था वाले ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाई, एंड आने वाले साल के अंदर क्या करेगी, ठीक है। एंड श्रेया, कुणाल, अब ये सिर्फ ना अर्थव्यवस्था से रिलेटेड नहीं रह गया है। मतलब अगर आप इसको ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ इकोनॉमी और फाइनेंशियल और बातें या मनी की बातें करता होगा इकोनॉमिक सर्वे, तो देखो इकोनॉमी एक बहुत ब्रॉड टर्म है। मैंने इकोनॉमिक सर्वे की जब समरी पढ़वाई थी विजन आईएएस की, मयूर मैंने बताया था ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट तक के चैप्टर्स गिवन है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। ये चीज़ क्या शो करता है ना, कि जो विज्ञान है और जो पर्यावरण है श्रेया, वो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, या अर्थव्यवस्था विज्ञान और पर्यावरण के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, एंड विज्ञान और पर्यावरण भी हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। बोथ हैव very integral positive correlation with each other, interrelated है दोनों। अब समझे कुणाल, अच्छे से समझ में आ गया शॉर्ट में क्या होता है, ठीक है। हमारे देश में देखो जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वो 31 जनवरी को आता है, इसके अगले दिन ही 1 फरवरी को बजट आ जाता है। लेकिन हमारे देश में अगर कोई ये पूछे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ख़त्म कब होता है? 31 मार्च को, ठीक है। श्रेया, हमारी इकोनॉमी जितनी भी तारीफ कर रहे अपने आप की, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो रिजल्ट देखने को मिलते हैं क्या हर साल बजट के अंदर जो इतनी बड़ी बड़ी तारीफें करी जाती हैं फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले, जो बातें करे जाते हैं, बताओ ऐसा क्यों? नहीं श्रेया, बिकॉज यू आर अ फूल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बुरा मत मानो यार, लव यू अलॉट। ये सरकार ने आपको 1 अप्रैल खेल के बनाया है अप्रैल फूल, इसलिए मयूर हर साल सरकार का ये मकसद है। सरकार तो इनडायरेक्टली कब से एंड दे रही है, जनता ही तो नहीं समझ पा रही। अब सरकार, अब देखो श्रेया को मैंने फूल बोला तो कितनी जल्दी मुंह चढ़ाकर बैठ गई, और सरकार कब से बना रही है इसे, कब से काट रही है, इसका तो कोई बात नहीं। श्रेया बुरा मत मानना, बिग हार्ट्स फॉर यू, ठीक है। In addition to the estimates of receipt and expenditure,
जो बजट है उसके अंदर और भी एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं बजट के अंदर? एक तो होता है, मयूरी हमने पढ़ा था इकोनॉमिक उसमें सॉरी नितिन सिंघानिया के अंदर, एस्टिमेट्स होते हैं रेवेन्यू के एंड कैपिटल रिसीट। अब ये वाली चीज़ ना मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट मोर डिस्कशन जो कि मैंने कर रखी है। क्यों मयूर है ना, बहुत लेक्चर्स हमने इसके ऊपर बना रखे हैं, खोद के मैंने आधे आधे पैराग्राफ के ऊपर 4-4 लाइनों के ऊपर मैंने 1.5 घंटे बिताए हैं। तो श्रेया वो जो नॉलेज मैंने, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन शुरू में दिया इतना गला फाड़ फाड़ के कि सीबी सचदेवा और नितिन सिंघानिया के अलावा तो ये कहीं कवर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब एस्टीमेट जो लगाए जाते हैं यहाँ पर रेवेन्यू रिसीट के, कैपिटल रिसीट के, शॉर्ट में समझा देता हूँ। रिसीट का मतलब क्या होता है? रिसीविंग, रेवेन्यू की सोर्सेस आमदनी। रेवेन्यू रिसीट, मयूर बताओ कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म वाला कि लॉन्ग टर्म वाला? और लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसीट। शॉर्ट समय में जो पैसा रिसीव हो रहा है ना सरकार को श्रेया, वो शॉर्ट, वो उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। लॉन्ग टर्म के अंदर जो पैसा रिसीव हो रहा है वो तो है कैपिटल रिसीट, ठीक है। सरकार ऐसे क्या क्या साम दाम दंड भेद अपनाएगी जिससे कुणाल रेवेन्यू रेज होगा? बजट के अंदर ये भी गिवन होता है, वेज एंड मीन्स, मतलब तरीके, तौर तरीके। उसके बाद एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब देख रहे हो मयूर कितनी आधी अधूरी बातें कर रहा है। इसका क्या बुक बिगड़ जाती क्या क्या अगर यहाँ पर लिख देता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिना इकोनॉमी के बुक के ये चीज़ कवर नहीं हो सकती। देख रहे हो कितना बड़ा ब्लंडर करा मयूर इसने, सिर्फ एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर लिखकर। ऊपर फिर इसने क्यों लिखा फालतू में एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट, नीचे अधूरा छोड़ दिया, ठीक है। इसलिए मैं कहता श्रेया, मैंने बोला ना शुरू में कि 2 से 3% ही फायदा है इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ के, बल्कि गलती करवा देगा ये वाला टॉपिक। तो मतलब लक्ष्मीकांत से ये जो बजट का टॉपिक है ना इन पार्लियामेंट, अगर ये यहाँ से पढ़ोगे ना तो पक्का क्वेश्चन गलती हो जाएगा प्रीलिम्स के अंदर। नहीं अभी ना उसका फ़ायदा नहीं, क्योंकि यार वो तो वही पर्सन कर सकता है जो कि इसके बाद या फिर इस टॉपिक को करने से पहले, जैसे क्या है आपका पॉलिटी फ्लो में चल रहा है, ठीक है। आपने बजट इन पार्लियामेंट का टॉपिक श्रेया मान लो मेरे साथ कवर कर लिया कुणाल, ठीक है। अब आपने एक बार सुन लिया तो आपने कहा हाँ ठीक है भाई, दीपांग के साथ एक बार डिस्कशन कर ली थी, अभी हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे ना इसके नोट्स बनाएंगे। पहले हम कुछ दिन लगाकर, 1-1.5 हफ्ता लगाकर पहले वो वाले लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हैं इनके, सीबी सचदेवा और नितिन सिंघानिया के। हम इसके बाद डायरेक्टली ना ये टॉपिक के नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। कहाँ गया जो उसके बाद जो भी आएगा, ये मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि दोबारा श्रेय पॉलिटी का टॉपिक। अब करना क्या है, जो इकोनॉमी के नोट्स बजट वाले चैप्टर से बनाओगे ना, ठीक है, इकोनॉमी के नोट्स जो बनाओगे बजट वाले चैप्टर से, उसी चैप्टर के अंदर A4 शीट्स ठूस कर ये बजट इन पार्लियामेंट का टॉपिक इकोनॉमी के नोट्स में लगाना। पॉलिटी के नोट्स में बजट इन पार्लियामेंट का टॉपिक डालना ही नहीं है आपको। श्रेया समझ में आया? लक्ष्मीकांत के नोट में से, पार्लियामेंट के चैप्टर के नोट्स में से ये टॉपिक आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये यहां डालने वाली चीज नहीं है। ये जो इकोनॉमी में जो बजट का जो चैप्टर है, ये टॉपिक वहां जाके नोट्स में डालेगा A4 शीट में, ओके। तो जो डिटेल्स होती हैं एक्चुअल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, देखो सरकार के अनुमान तो बहुत सारे थे, प्रोजेक्शन तो श्रेया बहुत सारी कर रखी थी सरकार ने, एस्टिमेशन, लेकिन एक्चुअली में कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ, एक्चुअली में कितना खर्चा हुआ? क्या सरकार जितना रेवेन्यू कह रही थी कि 1000 करोड़ निकाल लेंगे, अगर प्राप्ति सिर्फ 500 करोड़ की हुई है तो यानी कि एक्चुअल रिसीट एस्टिमेटेड रिसीट से तो कम है। एंड सरकार ने बोला था कि खर्चा 200 करोड़ का ही होगा, लेकिन हो गया 300 करोड़ का, तो यानी कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से भी ज़्यादा एक्चुअल एक्सपेंडिचर निकला, है ना। और ये चीज़ें देखी जाती हैं क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर के टाइम पर, और फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है? 31 मार्च, ठीक है। अब देखो वहां पर सही बातें क्यों हो जाती है, इसलिए वहां फूल बनाने वाली बात क्यों नहीं, क्योंकि इट इज़ नॉट 1 अप्रैल, महाराज खुल जाते हैं। पहले दिन बेवकूफ़ बनाया जाता है, एंड में सब सही हो जाता है, ठीक है। एंड द रीजंस फॉर एनी, सरकार रीज़न भी देती है, ऐसा नहीं है कि रीज़न नहीं देगी, कहाँ घाटे हुए या फिर सरप्लस जो है उस साल कहाँ से आया। सरप्लस क्या होता है? सरकार सोचकर बैठी हुई थी कि 500 करोड़ आएगा,
उससे ज़्यादा आ गया, तो ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको कहते हैं सरप्लस। जितना सोचा हुआ था उससे कम आया, ठीक है, ये है, ये क्या है, डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, लॉस, या किसी चीज़ की कमी, मतलब जितना सोचा था उतना नहीं हुआ। और क्या होता है बजट के कंपोनेंट्स? कमिंग ईयर के अंदर सरकार अपनी जो अर्थव्यवस्था के कंटेक्स्ट में जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी है वो क्या लेकर आना चाह रही है, कौन कौन से टैक्स प्रपोज करना चाह रही है सरकार, रेवेन्यू के प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, सरकार का स्पेंडिंग प्रोग्राम क्या है, नई नई कौन कौन सी स्कीम और प्रोजेक्ट सरकार लॉन्च करना चाह रही है। सरकार जो है वो अच्छे से सोच लेती है इसके बारे में, अंधाधुंध, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बोलने का मतलब ये होता है पार्लियामेंट के सामने कि सरकार की फिर तौहीन हो जाएगी तगड़ी वाली, ठीक है। एंड कुणाल, यही चीज़ मैंने अभी बताई थी ना थोड़ी देर पहले कि इकोनॉमिक सर्वे और उसमें सरकार अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने के लिए बड़ी सारी स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, यही है फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, मुझे ज़रा एक फ़र्क बता सकते हो श्रेया, ये दो टर्म होती हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें फ़र्क क्या होता है? आरबीआई का होता है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो कोई तो है जो मुझे सुनता है बेवक्त भी ये गवर्नमेंट का होता है, ये आरबीआई का होता है, खामा का ही सुनता है बेचारा, सुनना ही पड़ता है। श्रेया के पास इतने लव लेटर नहीं होंगे जितने मेरे लिखे हुए नोट्स हैं इतने खत नहीं लिखे होंगे श्रेया ने किसी को जितने मेरी आवाज़ सुन सुन के नोट्स बनाए हैं देख रहे हो श्रेया, 8 साल का रिलेशनशिप आ भी है मेरे नोट्स का टिल 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट हैड 2 बजट्स। ये वाली बात भी जानना इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोग जानते हो पहले की कहानी 2017 से पहले क्या होता था? नोटबंदी जब हुई ना, डीमोनेटाइजेशन, तो उसके बाद ना जब वो सेटल हो गया पूरा मामला, तो एक फैसला और लिया गया अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा स्टेबिलिटी और एक ऑर्गेनाइजेशन लाने के लिए। हाँ, पहले होता क्या था, ये जो जर्नल बजट है ना, जर्नल बजट कुछ नहीं होता है। देखो, जर्नल बजट में से सिर्फ आप रेलवे का बजट अलग कर दो तो वो जर्नल बजट है। लेकिन अब जर्नल बजट क्या है? रेलवे बजट इज ऑलरेडी मर्ज्ड इन द जर्नल बजट। वो कुणाल ऑलरेडी शामिल है जर्नल बजट की डेफिनेशन के अंदर। पहले ये दोनों कुणाल श्रेया 2017 तक अलग अलग आते थे, रेलवे बजट, जनरल बजट, बहुत सालों से चल रहा है ये, ठीक है। जो रेलवे बजट है उसके अंदर एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर होते थे सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्रालय के, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और जो जनरल बजट होता था उसके अंदर एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर होते थे सरकार की हर एक मिनिस्ट्री के, हर एक मंत्रालय के, एक्सेप्ट रेलवे मंत्रालय। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो सेपरेट बजट था ही। रेलवे बजट जो था उसको जनरल बजट में से जो सेपरेट करा गया था ना, वो साल 1924 में करा गया था। अंग्रेज़ों के टाइम पर एक कमेटी आई थी, एक्वर्थ कमेटी, उसने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी 1921 में। उस रिपोर्ट को मान लिया गया था 1923 के एंड में, एंड 24 में फिर रेलवे बजट को जनरल बजट से सेपरेट कर दिया गया था। रीज़न क्या थे उस टाइम पर? रीज़न और ऑब्जेक्टिव फॉर दिस सेपरेशन कि एक तो रेलवे का जो पैसा है ना उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो अलग से दिखे। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, ये जो रीजंस लिखे हुए हैं ना, ये उस ज़माने के लिखे हुए हैं जब अंग्रेज़ों के ज़माने की बात हो रही है, ठीक है श्रेया, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन्होंने ऐसा क्यों करा कि रेलवे बजट को बिल्कुल ही अलग बना दिया जनरल बजट से अलग करके, ये लोग क्यों देखने लगे? मैं आपको एक हिंट देता हूँ। अंग्रेज़ी हुकूमत के टाइम पर एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेकर जाना है, ट्रेड करना है,
बल्क में सामान उस ज़माने में कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से सबसे ज़्यादा जाता था बताओ, और किसकी मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी? रेलवे। आपने एक चीज़ सुनी होगी ना, क्यों कुणाल, अर्पित, श्रेया, स्टीम इंजन जैसे ही इन्वेंट होना शुरू हुए थे, याद है एक मयूर, रेनेसा की लहर आई थी, है ना, बहुत सारी इन्वेंशन डिस्कवरीज यूरोप में होने लगी थी, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी सबसे पहले ब्रिटेन में आया। तो जब वो रेनेसा की और एनलाइटनमेंट की जब एज जो थी वो छा गई ना, और बहुत सारे जो इन्वेंटर्स थे वो इन्वेंट करते चले गए किसी ना किसी चीज़ को, तो उसमें से एक मेजर इन्वेंशन श्रेया थी स्टीम इंजन। अब धीरे धीरे करते करते स्टीम इंजन से लोगों को आइडिया लगा कि रेलवेज आनी चाहिए। यूके ने रेलवे जो थी वो बनाई पूरी की पूरी ट्रेन, एंड इंडिया के अंदर ट्रेन जो है वो इंट्रोड्यूस होती है 1854 के अंदर। ये सबसे पहले ट्रेन चलती है बॉम्बे टू थाने, दोनों जगह महाराष्ट्र में ही है। ये कहाँ दे रखी इंफॉर्मेशन? 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है उसका जो पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके 7वें पेज पर एक फोटो गिवन है। उस फोटो के नीचे एक पतली सी लाइन में लिखा हुआ है, फर्स्ट ट्रेन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स वॉज इन द ईयर ऑफ 1854 एंड इट रैन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। ठीक है, तो बस एनसीईआरटी को इस तरीके से अपनी नज़रों में बसा लो, कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपको उसके लिए कोई सेपरेट मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही काजू बादाम खाने पड़ेंगे। ठीक है, बस दिमाग शांत रखने के लिए मेडिटेशन ज़रूर करा करो आप लोग। तो सबसे पहले रेलवे फाइनेंस के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है। अब जब ट्रेन की इतनी ज़्यादा अहमियत है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है श्रेया, तो मुझे एक बात बताओ, ये फ्लेक्सिबिलिटी तो हुई ना इंपॉर्टेंट, कि हम देख सके फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इन द सेंस कि इसके बजट को हमें इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, जनरल बजट से साइड रखकर। उसके बाद एक बिजनेस एनवायरनमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए रेलवे पॉलिसी को, ये रेलवे पॉलिसी के अंदर इस प्रकार के चेंजेस लाने के लिए कि अगर एक्स्ट्रा ट्रेन इंट्रोड्यूस करनी है या स्टीम इंजन के अंदर, या फिर किसी नई प्रकार की रेलवेज़ को अगर इंट्रोड्यूस करना है सेपरेट, उसके लिए अगर हमें बजट एलोकेशन की ज़रूरत है, पैसा चाहिए, फैक्ट्रीज़ खोलनी है, इंडस्ट्रीज़ खोलनी है, उसके लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो इन सब के लिए हमारे पास अलग सोर्स ऑफ इनकम, एक पूरा का पूरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं, मतलब एक अलग डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होना चाहिए कि मतलब एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ और सिर्फ रेलवे की तरफ डेडिकेटेड होगी। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव इसका ये था, टू सिक्योर स्टेबिलिटी ऑफ जनरल रेवेन्यूज बाय प्रोवाइडिंग एन एश्योर्ड एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम रेलवे रेवेन्यूज। रेलवे से प्राप्त हुआ जो पैसा होगा वो जनरल रेवेन्यूज के भी काम आ सकता है, यानी कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ कोई करनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को या फिर अंग्रेज़ी हुकूमत को, रेलवे से प्राप्त हुआ पैसा ये बता देगा कि जनरल रेवेन्यूज़, जो जनरल खर्चे होते थे अंग्रेज़ों के, उनमें और क्या बढ़ोतरी या गिरौतरी देखी जा सकती है, करी जा सकती है हर एक साल के अंदर, कि हम लोग कितना ये देखें कि हमें कम पैसा खर्च करना है या ज़्यादा पैसा खर्च करना है, और अगर एक्स्ट्रा पैसों की नीड हुई तो रेलवे है ना हमारे पास, रेलवे का रेवेन्यू को हम लोग यूज़ कर लेंगे। अगला, रेलवेज़ को इतना सक्षम और इतना केपेबल बनाना कि वो अपनी डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए अपने खुद के प्रॉफिट और रेवेन्यूज़ को जनरेट कर सकें। लेकिन उनको ये ज़रूर बोल दिया जाता था रेलवे डिपार्टमेंट्स को कि आप एक फिक्स्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन तो जनरल रेवेन्यू बजट को तो दोगे ही दोगे। ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि जो जनरल रेवेन्यू की जो खर्ची होनी है उसमें तो आप एक फिक्स्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन तो डालोगे ही डालोगे। 2017 के अंदर ये जो पूरी की पूरी जो चीज़ चली हुई आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म करके मर्ज कर दिया रेलवे बजट को जनरल बजट में। अब हमारे देश में सिर्फ एक ही बजट आता है जो कि है यूनियन बजट, जिसके अंदर हर प्रकार की मिनिस्ट्रीज़ के को कितना एलोकेट करा जाता है पैसा या कोई क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं, वो सिर्फ एक ही बजट का पार्ट है, कोई सेपरेट बजट नहीं है। बस ये एक मेजर चेंज हुआ था साल 2017 के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ,
ये चीज़ जो सरकार ने करी, इसके लिए कोई बिल या कोई एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था क्या, या ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था? तो क्या मैं इसको कन्वेंशन कह सकता हूँ एक? बताओ, इस प्रकार के 2 बजट चले आना एक प्रकार, और वो भी आज़ादी से पहले, तो श्रेय कन्वेंशन ही हुई ना एक प्रकार से। अगर इसको हमने तोड़ दिया तो कौन सा पाप कर दिया? नीड नहीं है सेपरेट बजट की, ऐसे फिर हर एक मिनिस्ट्री कह सकती है कि हमें अलग बजट दो। अब रेलवे अगर इतना इम्पोर्टेंट उस टाइम पर था, तो आज तो सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री मैं तो मयूर पर्यावरण मिनिस्ट्री को मानता हूँ, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को, कि बजट निकालना तो उसका सेपरेट निकालो। ऐसे फिर हर एक मिनिस्ट्री अपने आप को सुप्रीम दिखाकर कुछ ना कुछ सेपरेट बजट इंट्रोड्यूस करवा सकती है। बोलो, हाँ कि ना? ये चीज़ है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।